क्या चीन ने भारत की जमीन का अतिक्रमण किया हुआ है? सार्वजनिक रूप से मैं नहीं बतला सकता। जो बड़ा हल्ला हो रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हो रहा है। मतदान तो गुप्त होता है। हर चीज का खुलासा जब हो रहा है तो इसका भी खुलासा हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने चंदा दिया जब सीबीआई की उन पर रेड हुई। उनका कहना है कि बीजेपी आज की राजनीति में एक तरीके से वॉशिंग मशीन है। क्या पीओके पर कभी कुछ सोचा आपने? एबीपी न्यूज के दिन भर के मंथन शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। राजनाथ सिंह बेहद सरल, सहज और संयमित नेता, बहुत अनुभवी, मोदी सरकार के सबसे अनुभवी नेताओं में एक। इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है? राजनाथ जी, इसी से अगर शुरुआत करें तो ये जो भाषा में मर्यादा रखना जो आपने सीखा है, संयमित रहना सीखा है, वो आपने कहां से सीखा? वैसे मैंने कभी इसका आकलन नहीं किया है कि मैं मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करता हूं कि नहीं करता हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं कि मैं मर्यादित जो है भाषा का प्रयोग करता हूं। लेकिन आप भी जानते हैं कि पहला संस्कार यदि किसी को प्राप्त होता है तो परिवार से ही प्राप्त होता है। और मुझे लगता है कि जिस शैली में बोलता हूं, जिन शब्दों का प्रयोग मैं करता हूं, या कुछ माता पिता के द्वारा ही, परिवार के द्वारा संस्कार में जो मिले हैं, इसी कारण इस प्रकार के शैली में और शब्दों का मैं प्रयोग करता हूं। तो आप शुरू से ऐसे ही थे? प्रारंभ से ही। थोड़ा वैसे स्वभाव से उग्र था मैं जी। हाँ, लेकिन असंयमित भाषा सामान्यतः कभी निकली भी होगी, लेकिन सामान्यतः असंयमित भाषा निकलती नहीं है। राजनाथ जी, आप रक्षा मंत्री हैं, 5 साल से रक्षा मंत्री हैं। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था लगातार, वो ये है कि क्या चीन ने भारत की जमीन का अतिक्रमण, कोई भी अतिक्रमण किया हुआ है? देखिए, ऐसा है, आप तो जानते हैं कि 1962 से ही, 62 से लेकर ही क्या स्थिति रही है, आपको अच्छी तरह जानकारी है। और ऐसे रणनीतिक जो मामले होते हैं सार्वजनिक रूप से उनका खुलासा नहीं किया जाता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की प्रतिष्ठा पर, भारत की आन बान शान पर कोई मां का लाल प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है और न भारत को चुनौती दे सकता है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत बहुत ताकतवर भारत बन चुका है। लेकिन बहुत सारी ऐसे मामले होते हैं कि सार्वजनिक रूप से मैं नहीं बतला सकता। जैसे मैं बताऊंगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में सारी बातें पहुंचेंगी, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी कुछ लोग सवाल खड़ा करें। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। राजनाथ सिंह जी, आपने लंबा जवाब दिया, पर मैं समझा नहीं कि आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में चीन ने हमारी भूमि का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। देखिए, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि इस तरह म्यूचुअल डायलॉग दोनों तरफ से चल रही है जी, चीन चीन और भारत के बीच। कुछ मुद्दे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन मुद्दे हैं जिन पर बातचीत चल रही है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि हम लोगों की कोई चीज जो है एकदम उन्होंने कब्जा कर ली है, उसके लिए बातचीत हो रही है। थोड़ा बहुत ये होता है कहीं, जब कभी संघर्ष होता है तो कोई किसी पॉइंट पर आगे बढ़ जाता है, किसी पॉइंट पर हम आगे बढ़ जाते हैं, किसी पॉइंट पर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो बातचीत जो चल रही है वो तो इसी मुद्दे पर चल रही है। जी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि भारत पराजित हो गया है। देशवासियों को मैं कहना चाहूंगा, भारत पराजित नहीं हुआ है। और मुझे सचमुच कभी कभी तकलीफ भी होती है जब विपक्ष के लोग हमारे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश करते हैं।
मैं समझता हूं कि हमारे नेताओं ने भी कभी भी 1962 में भी संसद में खड़े होकर कभी कांग्रेस के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। अब मैं स्वयं भी कभी नहीं चर्चा करता कि उस समय क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इन सब चीजों को मैं चर्चा नहीं करता हूं। और आपको मालूम है कि हमारे उस समय के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कभी सीमा सुरक्षा का प्रश्न संसद में खड़ा होता था तो बराबर गवर्नमेंट के साथ रहे हो। पर विपक्ष की तो परवाह बहुत ज्यादा करते नहीं है, खासतौर पर ऐसे मुद्दों पर। नहीं, विपक्ष की परवाह न करना, हेल्दी डेमोक्रेसी में, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की अहमियत होती है। हम उस अहमियत को स्वीकार करते हैं। हम विपक्ष को पूरी तरह से नकारते नहीं हैं और मैं मानता हूं नकारना भी नहीं चाहिए। मैं सवाल ये इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि आप जानते हैं कि समाज सेवी हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने 21 दिन की भूख हड़ताल की लद्दाख में। लद्दाख के लोगों की अस्मिता, वहाँ जिस तरह से पर्यावरण खराब हो रहा है उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो चरवाहे हैं उनको उन इलाकों में चीनी सैनिक जाने से रोकते हैं जहाँ वो पहले जाया करते थे। तो इसीलिए मैं जानना चाहता था कि क्या ये बहुत गंभीर बात है, कितनी गंभीर बात है? यह आज से नहीं, मैं समझता हूं कि लगभग 40, 45, 50 वर्षों से लगातार यह चीजें चल रही हैं। कभी वो हमारे लोगों को रोकते हैं, कभी हमारे लोग उनके लोगों को रोकते हैं। यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद यह प्रारंभ हुआ है। और हमारी गलत हो तो कोई बात, यदि गलत हो कोई कंट्राडिक्ट करे। एक और बात है, जो मेरा राज्य है अरुणाचल, प्रधानमंत्री जी वहाँ जब भी जाते हैं, बड़े नेता आप जब भी जाते हैं, चीन हमेशा हल्ला करता है। ये तो हम बहुत जोर से कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। अरुणाचल के बारे में जब बात होती है तो मुझे लगता है कि थोड़ी आवाज कम पड़ जाती है। नो, बिल्कुल नहीं। अरुणाचल भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। देखिए, तालियां बता रही हैं कि लोग आपसे यही सुनना चाहते थे जो आपने अभी कहा। पर ये सच्चाई है ये। पर इस पर बातचीत होती है चीन से? क्यों ये बार बार मामला उठता है और कैसे विश्वास दिलवाएंगे? और क्या किया रक्षा मंत्रालय ने अपनी बात को मजबूती से कहने? इधर जो कमांडर लेवल पर बातचीत चल रही है उसमें चाइना ने अरुणाचल का प्रश्न नहीं खड़ा किया है, यहां नहीं किया है। हो सकता है चाइना की धरती से कभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल जाते हों, लेकिन बातचीत के दौरान कभी इस प्रश्न को नहीं उठाया उन्होंने। एक और सवाल है पीओके का। पीओके के बारे में पिछले दिनों काफी बयान आए। क्या पीओके पर कभी कुछ सोचा आपने, जो जनता के मन में है उसके बारे में? पीओके भारत का हिस्सा है और वो भारत का हिस्सा रहेगा। ठीक है, आज एक परिस्थिति है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि लोग ये डिमांड करेंगे, स्वयं ही ये डिमांड करेंगे कि हम भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। कभी न कभी वो समय आएगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। वैसे पीओके को हम भारत का ही हिस्सा मानते हैं। एक और इसमें दो बार भारत की संसद में प्रस्ताव भी पारित हो चुका, 2 बार या 3 बार प्रस्ताव भी पारित हो चुके हैं। एक और जो बड़ा सवाल है कि आसपा जो कश्मीर में लगा हुआ है कानून, सेना जिस तरह से मौजूद है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, क्या उसको वापस लाने पर कोई टाइमलाइन है, कोई सोच है, ताकि वहां पर? वैसे यह गृह मंत्रालय का विषय है, लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि कुछ समय के बाद आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को वहां से विड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, शायद आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट की अब आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जब आवश्यकता नहीं रहेगी तो उसको विड्रॉ करेंगे हम लोग। अब आए लोकसभा चुनाव की तरफ, बड़ी गर्मी है, आप भी प्रचार में जुट जाएंगे। ये मैं पूछना चाहता हूं कि जो बड़ा हल्ला हो रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हो रहा है। आप इस पर आपकी शुरुआती टिप्पणी क्या होगी? मैं आगे और सवाल पूछूंगा। नहीं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो सोच समझकर वेल कंसीडर्ड एक डिसीजन था। वो इसलिए था कि
भारत की राजनीति में ब्लैक मनी, इसका प्रभाव काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सके, इस सोच के साथ इसे लाया गया था। और आपने देखा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इंफॉर्मेशंस मांगी हैं, सारी इंफॉर्मेशंस भी उस सुप्रीम कोर्ट को भी ये प्राप्त हो चुकी हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, अब देखिए हमारा तर्क है, हमारा व्यक्तिगत तर्क है, मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अब आप ये कहेंगे कि किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है, इसको आप बताइए। मान लीजिए कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है और उसका एटीट्यूड रिवेंजफुल होता है, प्रतिशोध का होता है। हो सकता है, मैं नहीं कहता हूं कि हो सकता है उसके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कोई वह कार्रवाई करे, यह भी हो सकता है। अब इसकी मांग यदि कोई यदि उठाता है तो कल यह भी मांग उठाएगा किसने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, इसका भी डिस्क्लोजर होना चाहिए, यह भी हो सकता है। पर इसमें जो बड़ी बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो असंवैधानिक बताया ही इसमें कि सूचना के अधिकार का हनन होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। जब आप इसको लागू कर रहे थे तो इन बातों का आभास नहीं था क्या आप लोगों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कमेंट के ऊपर मैं कोई अपना रिएक्शन नहीं देना चाहूंगा, लेकिन तो कल तो इस संबंध में भी ट्रांसपेरेंसी की मांग की जाएगी कि किसने किसको वोट दिया है, इसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। होगी कि नहीं? मतदान तो गुप्त होता है, मतदान तो गुप्त होता क्यों है। गुप्त हो? गुप्ती हर चीज का खुलासा जब हो रहा है तो इसका भी खुलासा हो जाना चाहिए। एक सोच यह थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा, सारे देश को मान्य होगा। पर इसमें तो ये बात हो गई ना राजनाथ जी की एसबीआई के चेयरमैन को कोई भी मंत्री फोन करें और पूछें किस किसने कितना कितना किसको पैसा दिया, तो वो तो बता ही देगा चेयरमैन, उसकी क्या औकात है कि वो मना करे किसी भी मंत्री को। यानी सूचना जो भी सरकार में रहेगी, सरकार उसके पास आती रहेगी, विपक्ष के पास नहीं रहेगी, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं हुआ ये। नहीं, अब तो सबको मालूम हो गया ना किसको कितने बॉन्ड मिले, क्या हुआ, कैसा हुआ, इसकी जानकारी तो अब तो हो गई है, देश को हो गई है। अब ये तो गोपनीय रहा नहीं। पर आपको हैरानी हुई जब ये पूरी लिस्ट निकल कर आई? नहीं, कोई हैरानी नहीं। हैरानी का क्या कारण है? राजनाथ जी, हैरानी इस बात की कि बहुत सारे लोगों ने चंदा दिया जब सीबीआई की उन पर रेड हुई, ईडी की रेड हुई, आईटी की रेड हुई। हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में ही कंपनी है डीएलएफ, उन्होंने पहले कुछ नहीं दिया था, सीबीआई की रेड हुई, 170 करोड़ रुपए दिए। 14 कंपनियों ने 4000 करोड़ रुपए इसी तरह से दिए, बीजेपी को दिए। तो इस बात की हैरानी नहीं है कि एक तरीके से ये लग रहा है देश में कि ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल हुआ चंदा उगाही के लिए, चंदा लेने के लिए। देखिए, कई मामलों में ईडी सीबीआई की इधर कुछ चर्चा कुछ जरूरत से ज्यादा आ रही है। अब यदि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, रेड होती है, तो उसमें यह होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा यह कराया जा रहा है। हमारा कहना है कि ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, और दूसरी चीज, ईडी सीबीआई यदि गलत करती या गलत करेगी तो निश्चित रूप से कोर्ट इंटरवीन करेगी। कई मामलों में आपने देखा कि लोग कहते हैं कि साहब ईडी ने हमको गलत गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं बनता है, कोर्ट के सामने ये अपील करते हैं, लेकिन कोर्ट फिर भी उनको कोई रिलीफ नहीं देता है, फिर रिमांड पर 4 दिन 10 दिन की रिमांड पर भेज देता है। तो कहीं ना कहीं कुछ है, तभी ऐसा करता है। इसमें यह भी देखा गया कि 16 कंपनियां तो ऐसी थीं जिनका प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस में चल रही थी, उन कंपनियों ने भी 710 करोड़ रुपए। देखिए, इसके संबंध में बहुत मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मामले को सुप्रीम कोर्ट देख ही रहा है। अब तो देख लिया कोर्ट अब तो ने। देख लिया जी। अच्छा, दूसरी चीज, लोकतंत्र में ऐसा तो है नहीं कि जिसको सजा हो गई वो वोट नहीं देगा, जो गिरफ्तार हो गया वो वोट नहीं डालेगा, वो किसी के साथ खड़ा नहीं होगा, ऐसा कोई प्रतिबंध तो है नहीं।
मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आजकल इस पर बड़ी चर्चा है, हर जगह लोग बात करते हैं और आपके समर्थक भी बात करते हैं। विपक्ष के समर्थकों में जब बातचीत होती है, मैं पार्क में घूम रहा था, बिल्कुल बड़ी गर्मा गर्म बहस हो जाती है। तो एक जवाब आपसे आएगा। अपने इस शंका का अथवा अपने इस प्रश्न का यदि समाधान चाहते हैं तो लोग भी कोर्ट चले जाएं। ये बताइए कि अगर ये असंवैधान, हमारी यहां तो कोर्ट की हमारी स्वायत्तता पर और हमारी कोर्ट की निष्पक्षता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, लगाना भी नहीं चाहिए। हम सब लोग सत्ताधारी दल हैं, फिर भी कोर्ट का जो आदेश होता है अक्षरशः उसका पालन करते हैं। यदि कोई शंका है, कोई आशंका है, हम नहीं कर पा रहे हैं, जिस प्रकार का रिफॉर्म चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, तो चले जाएं कोर्ट। हमें जो लगा वो हमने किया। एक सवाल और बढ़कर है, इसी पर आखिरी सवाल है ये कि क्या ये पूरी चीज असंवैधानिक है तो जिन पार्टियों ने पैसा लिया वो वापस कर देना चाहिए, क्योंकि चीजें असंवैधानिक है। अब देखिए, इफ वट के आधार पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। मैंने बात बहुत साफ कह दी कि यदि किसी को कोई आपत्ति है, ये गलत किया है हमने, कोर्ट जाए, कोर्ट का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, हम उसका अक्षर से पालन करेंगे। क्या आप आगे चलते हैं? बड़ी गर्मी दिल्ली में है और गर्मी है केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर, और जो आम आदमी पार्टी है उनका कहना है कि औरव फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए बीजेपी को, वो धीरे धीरे अप्रूवर बन गए, उन्होंने और पैसा दिया बीजेपी को, और उनके कहने पर केजरीवाल का नाम आया, उन पर दबाव डाला गया और अब केजरीवाल इसी वजह से जेल में है। यह बात तो उन्होंने कोर्ट के सामने कही है, तो मैं समझता हूं कोर्ट ने तो इसका कॉग्निजेंस लिया ही होगा ना, तो कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करिए। यह बात तो केवल ऐसा नहीं है कि किसी पब्लिक उस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में यह बात कही, उन्होंने कोर्ट के सामने कही है। तो मैं समझता हूं कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उसमें कोर्ट यदि उचित समझेगी तो कोर्ट इसका भी कॉग्निजेंस लेकर अपना कोई फैसला देगी। पर केजरीवाल भी एक तरीके से अड़ियल हैं, वो भी कह रहे हैं मैं जेल से ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा। ऐसा आपने देखा क्या कभी, और क्या इसका इलाज होना चाहिए? वैसे क्या प्रोविजन है क्या नहीं है, सामान्यतः जो बतलाते हैं लोग ये बतलाते हैं कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वो मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने देखा नहीं है। उस संबंध में मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं मानता हूं कि नैतिकता भी कुछ होती है, और भारत तो उस नैतिकता का पालन करता है कि यदि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि किसी के ऊपर कोई उंगली उठा देता है, आरोप लगा देता है, तो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है और तब तक उस पद को स्वीकार नहीं करता है जब तक कि वह आरोप मुक्त न हो जाए। भारत की तो यह परंपरा रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय अडवाणी जी के ऊपर भी एक बार ऐसे ही आरोप लगा था, उन्होंने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था और कहा था जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं संसद की सदस्यता स्वीकार नहीं करूंगा। सब कुछ नियम कानून ही नहीं होते। भारत देश में नैतिक मूल्यों का, मॉरल वैल्यूज की भी एक अहमियत होती है। समाज केवल नियम कानूनों के आधार पर नहीं चलता, कुछ वैल्यूज हैं, बड़े कुछ मूल्य हैं, उन मूल्यों का हमको पालन करना चाहिए। इसमें जो आम आदमी पार्टी का तर्क है कि भाई आप हमारे नेताओं को बंद करके रखे हुए हैं लंबे समय से और पैसा कहां है, और वो ये कह रहे हैं कि ये कानून इतना जहरीला है कि इसकी गिरफ्त में जो आ जाता है उसको बेल ही नहीं मिलती है। तो हम ये हमको क्यों कह रहे हैं, सरकार को क्यों दोषी ठहराएं? ईडी सीबीआई ने किया है। और दूसरी चीज यह है कि आप कोर्ट जा ही रहे हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, अब आपको रिलीफ नहीं मिल रही है तो हमारा दोष क्या है? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है तभी ना रिलीफ नहीं मिल रही है। कोर्ट तो कम से कम इनजस्टिस नहीं करेगा ना।
आगे देखें, कांग्रेस पार्टी है, उनके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि उनका तो खाता ही बंद है, खाता उनका बंद कर दिया गया, टिकट भी नहीं खरीद पा रहे हैं, बेजा उन अधिकारों का। वो भी कोर्ट गए थे ना, या जाने वाले हैं। रिलीफ यदि गलत किया है ईडी सीबीआई ने, तो वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगी। हम नहीं दे रहे हैं, हमको ऐसा मानते हैं कि हम कोई उनको इंसाफ नहीं दे सकते हैं, जस्टिस नहीं दे सकते हैं, तो है इस देश की अदालत, जाकर उससे ले लें। एक बड़ा पॉलिटिकल इसमें सवाल देखें तो वो ये है कि राजनाथ जी कहीं, देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा दिवांग जी, केवल आरोप जो भी लगाए जाने चाहिए वो उस तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए जाने चाहिए। सारे प्रास कांस इन सब सारी चीजों पर विचार करके आरोप लगाए जाने चाहिए। देखिए होता है कभी कभी किसी के ऊपर झूठे भी आरोप लग जाते हैं, लेकिन उसे आरोप मुक्त होने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत होती है। नहीं होता, रिलीफ मिलती है आदमी, तो फिर अदालत की शरण लेता है। तो ये सब सारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो कांग्रेस को लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती हैं? क्यों बार बार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, सरकार ऐसा कर रही है, हमको प्रताड़ित कर रही है? क्यों जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन जनता राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। मैं समझता हूं कि उसे अब गुमराह नहीं किया जा सकता। ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो इसलिए कह रही है क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी आज की राजनीति में एक तरीके से वॉशिंग मशीन है। धब्बा दाग किसी पे लगा हो, बीजेपी में जाए, वो साफ निकल कर आएगा। दिवांग जी, अधिकांश कांग्रेस की सरकारें रही हैं जब कभी न कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप उनसे लगा है। बैंक घोटाला, जीप घोटाला, बहुत सारे, कितने घोटालों की मैं चर्चा करूं। यहां तक कि कांग्रेस की ऐसी भी सरकारें रही हैं कि उस सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के आरोपों में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को जेल की हवा तक खानी पड़ी है, जेल जाना पड़ा है उन्हें। 10 वर्ष हो गए हमारी सरकार को काम करते हुए। विपक्ष ने लाख कोशिश की होगी, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार के ऊपर नहीं लगा पाया। उनमें और कांग्रेस में और हम में यह सबसे बड़ा अंतर है। नहीं, पर आप वॉशिंग मशीन है कि नहीं? सवाल तो ये था कि जो भी आते हैं दागी, जिन पर भी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के नेता अजीत पवार, आपके नेता, उनको देवेंद्र फडणवीस कहते रहे कि ये जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। पता नहीं आपने फिल्म शोले देखी कि नहीं, शोले का ये डायलॉग है। आ गए आपके गठबंधन में इस समय, और भी महाराष्ट्र के नेता इसी तरह से आए। तो ये देखने में आ रहा है कि देश भर में दागी नेता जब आपकी तरफ आ जाते हैं। दूसरी चीज मान लिया, क्या ईडी की जांच बंद हो गई, सीबीआई की जांच बंद हो गई? अच्छा, मान लेता हूं सीबीआई यदि कोई क्लोजर रिपोर्ट लगाती है, ईडी कोई क्लोजर रिपोर्ट लगाती है, तो कोर्ट में इसे चैलेंज करें लोग? क्यों नहीं चैलेंज करते? करना चाहिए कि नहीं? यदि ईडी सीबीआई गलत कर रही है तो आप जाइए, आपको कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल रही है। इसका मतलब कि आपको इस देश की अदालत की स्वायत्तता पर भी संदेह है। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सवाल उनसे पूछता हूं, इसका जवाब दें। इस पर भी विपक्ष का जवाब है। क्या है? उनका यह कहना है कि आप ईडी सीबीआई लगाते हैं, अपने पास शामिल करते हैं, उसके बाद वो तलवार लटकी रहती है, वो आदमी फिर कहीं जा नहीं सकता, वो वहीं रहता है, ना कार्रवाई होगी ना वो कहीं जाएगा। क्या बात है साहब। ईडी सीबीआई को जो अपना काम है वो करती रहेगी। अब मैं कहता हूं नहीं करती है तो अब क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट? दूसरी चीज, जिन लोगों के ऊपर भी आरोप, आप किनका नाम, अजीत पवार जी का नाम ले रहे हैं और किनका, चव्हाण जी का,
चव्हाण जी का नाम ले रहे हैं, और किसका ले रहे हैं? बहुत सारे हैं। तो ये सब तो शरद पवार जी ने ही कहा कि अजीत पवार के ऊपर जो आरोप लगे हैं पूरी तरह से निराधार हैं। कांग्रेस के लोगों ने कहा था, जो अन्य लोग आए हैं उनके बारे में कहा था कि भाई उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं पूरी तरह से निराधार हैं, ये गवर्नमेंट एकदम बिल्कुल बिल्कुल विंडिक्टिव है और जानबूझकर कार्रवाई कर रही है। तो अब जब यही लोग उनको कहते थे कि नहीं बहुत साफ सुथरे, बहुत ही अच्छे हैं, पाक साफ हैं, तो इधर चले आए तो गंदे हो गए। ये बहस और भी चलती है, मैं आगे बढ़ता हूं। और एक बड़ा जो मैं पॉलिटिकल सवाल इससे जुड़ा पूछना चाहता हूं राजनाथ जी, वो ये है कि क्या आपको लगता है कि ये ईडी, सीबीआई, आईटी, इनका जो यूज हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष दिखा रहा है, विपक्ष को एक बड़ा एक तरीके से यूज नहीं हो रहा है। पहले तो मैं समझूंगा थोड़ा ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई क्या आपको लगता है इस वजह से विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? वो बहुत दिनों से कह रहे थे, महीनों से कह रहे थे कि हमारी एक रैली बड़ी होनी चाहिए। अब केजरीवाल के समर्थन में सभी विपक्षी नेता आ गए हैं, रैली भी करना चाहते हैं। क्या उनको पॉलिटिकली, मैं पूछ रहा हूं, राजनीतिक रूप से चुनाव से ठीक पहले आपने एक मौका दे दिया है एकजुट होने का, खड़े होने का, वरना तो लड़खड़ाते बैठे हुए थे, पानी पी रहे थे अभी। नहीं, देखिए उनको एकजुट होने से हम लोगों ने रोका नहीं, लेकिन वो एकजुट हो ही नहीं पाते, बिखर जाते हैं। क्या करें? दिवांग जी, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो बतलाइए। वो इकट्ठा होते ही नहीं है। अब देखिए केजरीवाल जी गए भीतर, कितने अलायंस के कितने पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स उनसे मिलने के लिए गए। वो इकट्ठा ना हो तो हम क्या करें? हम तो कहेंगे कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना आवश्यक है, लेकिन हों तब नहीं इकट्ठे, हो ही नहीं रहे। एक बार समझाइए आप। आप तो एक तरीके से विपक्ष को एक बड़ा आइडिया दे रहे हैं कि आप लोग सब लोग जाइए, कम से कम केजरीवाल को जेल में तो मिलिए, फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। नहीं लेकिन नहीं जाते, नहीं जाते ना नहीं जाते। जी हाँ। जो ताज़ा एक जो खबर है जिससे यूपी में बहुत ज़्यादा चर्चा है राजनाथ जी, वो मुख्तार अंसारी की है। ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि रात को उनको जहर दिया गया। इस पर क्या आप कहना? नहीं, आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद, निराधार है। इसकी कोई जांच कराना चाहे जांच करा ले। उनको हार्ट, यहां तक मेरी जानकारी है, हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उनको बचाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश की जितना हो सकता था, और मैक्सिमम असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जा सकती है मेडिकल, मुझे बतलाया गया कि वो मेडिकल असिस्टेंस भी उनको प्रोवाइड की गई, लेकिन वो नहीं रहे। क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव में, खासतौर पर उनका जो क्षेत्र इसका है जवाब पश्चिमी? इसका जवाब तो विपक्ष ही दे पाएगा कि मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा। आप चूंकि इस तरफ हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? आप अपनी तरफ से इसको कैसे देखते हैं? क्या ये मुद्दा बन पाएगा? कोई मुद्दा, इसका कोई असर होगा? नहीं, हम देखते ही नहीं है। जिन चीजों को देखना चाहिए उसी को देखते हैं। अब किसी की जेल में मृत्यु हो गई, हम उसको भी देखना शुरू करें तो कैसे चलाएंगे हम गवर्नमेंट? एक मुद्दा जो आप जरूर देख रहे होंगे और विस्तार से देख रहे होंगे, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, वो है 400 पार का। ये 400 पार का आंकड़ा कहां से आएगा? अगर हम दक्षिण को देखें तो वहां 130 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार आपको 29 सीटें मिली। उन 29 को भी देखें तो आपको कर्नाटक में 25 सीटें मिली, 28 में से 4 आपको तेलंगाना में मिली। कहां से आएगा ये 400 का आंकड़ा? दक्षिण भारत से हमारी अच्छी संख्या में सीटें बढ़ने वाली हैं, बढ़ेंगी। उड़ीसा में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। दक्षिण भारत में रहें अगर, तो क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु में खाता खुल पाएगा? क्योंकि तमिलनाडु में बड़ी कोशिश थी कि प्रधानमंत्री जी स्वयं चुनाव लड़ें वहां से। खाता ही नहीं खुलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अच्छी खासी हमको विजय हासिल होगी, अच्छी खासी, मैं बता रहा हूं। फिर कभी दिव्यांग जी हमारी आपकी भेंट होगी तो मैं बताऊंगा।
अच्छी खासी विजय हासिल होगी। और कर्नाटक के बारे में तो हम सोच रहे हैं कि शायद 28 के 2800 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हो। पर कर्नाटक में तो अभी हाल में आप चुनाव हारे हैं, विधानसभा चुनाव। विधानसभा हारे हैं ना, विधानसभा के चुनाव में भी वहां के लोग कहते थे कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग मोदी जी को वोट देंगे। और मैंने यहां का आकर आपस में जब हम लोग बैठे थे उस समय मैंने चर्चा भी की थी इसकी। केरल में भी ठीक, माने बहुत ठीक नहीं लेकिन फिर अच्छा रहेगा। पहले तो एक भी सीट नहीं आती थी, लेकिन इस बार कुछ सीटें हम जीतेंगे। आंध्र प्रदेश नंबर नहीं बतला सकता। आंध्र प्रदेश में तो समझौता हो गया है, देखिएगा। न छक्का तो चौका जरूर मारेंगे। तेलंगाना में अभी आप चुनाव हारे हैं, बड़ी उम्मीद थी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, वो पहले नंबर पर आ गई है। लेकिन पार्लियामेंट में देखिएगा, देखिए सबसे बड़ी बात कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के संबंध में एक लोगों की धारणा बनी हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने इस देश का मस्तक ऊंचा किया है। अब इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं कि भारत का स्टेचर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ा है, सभी स्वीकार करते हैं। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत बोलता है तो दोनों कान खोलकर लोग सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बनी है। तो उसमें एक और सवाल जो मैंने आगे पूछना था, अभी पूछ लेता हूं क्योंकि आपने प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया। अभी हमने देखा कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के नेताओं ने प्रधानमंत्री जी से बात की। शांति की जब बात होती है तो सब पूरी दुनिया भारत की तरफ भी देखती है। ये एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि भारत की प्रतिष्ठा इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ी है और इसकी मैं 100% क्रेडिट देना चाहता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। मैं सच बताऊं, मैं तो पॉलिटिक्स में हम लोगों ने साथ ही काम किया है, लेकिन मैं भारत की यह स्थिति इंटरनेशनल कम्युनिटी में बन जाएगी तो मुझे कल्पना नहीं थी। लेकिन आज दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं और देखता हूं, और पहले भी मैं गया हूं विदेशों में, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। 400 सीट वाले सवाल पर लौटे तो ये जो कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री रामेश्वरम या किसी और सीट से तमिलनाडु से चुनाव लड़ें, देखिए वो गुजरात से आकर वाराणसी से चुनाव लड़े, उसका बड़ा असर देखा गया। क्या ऐसी कोशिश ये होनी चाहिए थी इस बार भी ताकि एक असर पड़ता दक्षिण भारत में? नहीं, ऑलरेडी वो एक स्थान से चुनाव लड़ चुके हैं, तो मैं समझता हूं कि चुनाव 4 स्थानों से लड़ना कोई आवश्यक है? तो इस बात की पक्की गारंटी है कि जहां से लड़ रहे हैं वहां से जीतेंगे। तो वहां के लोगों को जहां से पहली बार वो चुनाव लड़े थे उन लोगों को ये नहीं लगेगा। एक बार हम लोगों ने 2-2 बार जिता दिया, हमको छोड़ के चले गए, ये भी होता है ना। अगर इसी सिलसिले में बात करें, उड़ीसा बीजू जनता दल के नेता पटनायक जी से आपके बड़े अच्छे संबंध भी हैं, पर वहां तालमेल नहीं हो पाया पार्टियों का, कोशिश भी बहुत हुई, लेकिन वहां पहले से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर हमको विजय प्राप्त होगी। और विधानसभा चुनाव का जहां तक प्रश्न है, मुझे लगता है कि इस बार उड़ीसा में हम क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होंगे। उड़ीसा में। इधर आ जाइए तो महाराष्ट्र की स्थिति देखें, 2 बड़ी पार्टियां, दोनों 2 फाड़ हो गई, शिवसेना और एनसीपी, खंड हो गई, खंड हो गई। धन्यवाद। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक बड़ी जो चिंता है पार्टियों को वो ये है कि क्या वहां वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी वो व्यक्ति बीजेपी का वोटर जिसने लगातार जिंदगी भर एनसीपी का विरोध किया
अगर वो गठबंधन से वहां एनसीपी का उम्मीदवार खड़ा हो तो क्या वो उसको वोट देगा या अपने घर बैठ जाएगा, ये एक बड़ी चिंता है। देखिए, जो लोग भी आए हैं, सबका जो विधायक हैं अथवा जो लीडर हैं उस ग्रुप के, जो लोग भी आए हैं, सबका एक अपना प्रभाव क्षेत्र है। स्वाभाविक है कि यदि किसी गठबंधन में वो शामिल हुए हैं तो उनके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो मतदाता हैं उनके कहे अनुसार वो मतदान करेंगे। पर क्या आपको लगता है कि ये जो बात है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार रही, जिस तरह से वो गिराई गई, उसका एक तरीके से उनको असर होगा, उनको समर्थन मिलेगा, लोग समझ रहे हैं कि इनके साथ जाती हुई? नहीं, गिराई नहीं गई, गिर गई। ये गिराने उड़ाने का काम हम लोग नहीं करते, हम लोग तो उठाने का काम करते हैं। वो गिर गई। अब उनको कितना समर्थन मिलेगा ये तो अब आने वाला है चुनाव, थोड़ा सा 2 महीने और प्रतीक्षा करिए। मुझे लगता है कि लगभग शायद 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 48 सीटें। चौंकाने वाले परिणाम होंगे, चौंकाने वाले परिणाम महाराष्ट्र में। देखिए, इस समय कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देख रहा है, जनता देख रही है भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को, भारत की बढ़ती हुई ताकत को, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के बढ़ते हुए कद को लोग देख रहे हैं। और लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस काम को यदि कोई कर सकता है तो आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं। लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो सबसे तीखी लड़ाई होगी वो होगी पश्चिम बंगाल में, जहां ममता बनर्जी चीजों को पलटना जानती हैं, राज्य में है, राज्य को बहुत अच्छा संभालती हैं और चुनाव लड़ने की उनकी जो कला है वो बहुत आक्रामक रहती है और वो छोटी छोटी चीजों को पलटती हैं, पलट देती हैं। उनकी जो कला पिछली बार भी थी, उसके बावजूद हम लोगों ने 18 सीटों पर, जिसकी लोग कल्पना नहीं करते थे, और दिव्यांग जी जैसे आप सब पूछ रहे हैं ना, उस समय भी लोग सवाल पूछते थे कि वहां पर कैसे आप लोग, हम लोग कहते थे 15 से अधिक सीटों पर हम जीतेंगे, लोग विश्वास नहीं करते थे। 18 जीते। इस बार देखिएगा कि इससे भी कहीं बहुत अधिक मैं कह रहा हूं, माने वो 1.5 गुने भी हो सकते हैं, 1.5 गुने से अधिक भी हो सकता है पिछली बार के रिजल्ट से वेस्ट बंगाल में चुनाव परिणाम आएंगे। 1.5 गुने पे तो आंकड़ा 36 पर पहुंच जाता है। 36 से ज्यादा 42 तो सीटें ही हैं वहां। नहीं, मैथमेटिक्स नहीं रहा है आपका सब्जेक्ट। 18 थे तो 18 का 1.5 गुना हुआ, 18 + 9 = 27। नहीं, तो मिनिमम मैंने बतलाया है 27 सीट। बिहार जहां कह रहे हैं कि स्थिति गड्डम गड्ढ है, नीतीश कुमार जी उस स्थिति में शायद नहीं होंगे, तेजस्वी एक उभार पर हैं, देखे जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से वो चुनाव लड़े। मुझे लगता है कि बिहार में हम स्वीप करेंगे, स्वीप करेंगे। किस आधार पर आपको ये कह रहे हैं? जैसा माहौल है, देश की जनता की जो इस समय चाहत है, जो एस्पिरेशन है दिव्यांग जी, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी अथवा किसी व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, देखना कि देश को कौन आगे ले जाएगा, कौन देश को आगे ले जा रहा है। इस आधार पर लोग अपने मतों का फैसला करेंगे। अब आपने देखा कि पहले के तुलना में कास्ट, क्रीड, रिलीजन बेसिस पर अब मतदान थोड़ा पहले के कंपैरिजन में काफी कम हुआ है। इस आधार पर नहीं होता, कम हुआ है ये आधार। पहले आधार रहता था कास्ट, क्रीड और रिलीजन बेसिस पर सारे इक्वेशंस बनते थे, लोग चुनाव जीतते थे, हारते थे, लेकिन उसमें काफी हद तक कमी आई है। आपके राज्य में आए, उत्तर प्रदेश में जी, उत्तर प्रदेश को आप कैसे आंकते हैं? यहां तो आपको आंकड़ा बताना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई पक्का यकीन है, मैं जानता हूं कि आपकी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी उंगलियों पर। हाँ, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मैं जानता हूं, यहां की सभी के बारे में जानता हूं, बिहार के में भी कई राज्यों के बारे में मैं जानता हूं।
वैसे इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि 80 की 80 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अभी 1-2 सीटें ये भी हो सकता है कोई और जीत ले। ये क्यों? एक जनता में अपनी साख बनाने में, अपनी विश्वसनीयता बनाने में हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व ये पूरी तरह से कामयाब रहा है। अब चूंकि 1-2 ही बची आपने छोड़ी हैं, 1-2 सीटें मैं अगर आपसे पूछूं तो वो कौन सी हो सकती हैं, किस बेल्ट में हो सकती हैं? ना उसको भी जीतता हुआ देख रहे हैं, तो आपको देखते हुए मैंने कह दिया। राजनाथ जी, आप अपने जवाब मुझे देखकर ना बदले। 1-2 सीटें ये कौन सी हैं जो आपको लगता है जहां संघर्ष होगा? नहीं, मैं तो उसे भी जीतता हुआ देख रहा हूं। पर हैं कौन सी वो? कुछ कह नहीं सकते, कोई करिश्मा हो जाए तब 1-2 हम हार सकते हैं। अच्छा, उसे भी जीतता हुआ हम देख रहे हैं। ठीक है। अकालियों से आपके बड़े अच्छे लंबे संबंध रहे, आप अकालियों से पंजाब में जब आप पार्टी के अध्यक्ष थे, मैं जानता हूं किस तरह से बादल परिवार से आपके निजी संबंध भी थे। क्या हुआ, क्यों नहीं तालमेल हो पा रहा, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे वहां पर आप लोग? नहीं, इसका जवाब तो वही लोग देंगे ना। आपके हिस्से का जवाब क्या है? नहीं, हम अकेले लड़ेंगे और क्या। यदि कोई हमारे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है, नहीं आना चाहता है तो हम अपनी कुव्वत पर लड़ेंगे। क्या ये जो किसानों का मुद्दा है उसकी वजह से भी अकाली आपसे थोड़े से अलग हैं, खिन्न हैं? नहीं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। मैं भी किसान हूं, मैं जानता हूं, और मैं किसानों को लेकर चिंतित भी रहता हूं। और मैं कह सकता हूं कि जितनी आज लागत है, लगभग 1.5 गुना, कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जिनमें कि 1.5 गुना से भी अधिक कीमत इस समय मिल रही है। फिर क्या वजह है राजनाथ जी? आप किसान हैं, उसके बावजूद किसान सड़कों पर रहते हैं, महीनों रहते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार समझा नहीं पाती, कानून बनाती है, कानून वापस लेती है। बात अड़ कहां जा रही है? नहीं, बड़ी अड़ी कहां है? कहां सारे देश भर का किसान हुआ है? और किसानों का जहां तक प्रश्न, हमारी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। बातचीत के लिए बराबर दरवाजा हमारी सरकार का खुला है। हम बातचीत का दरवाजा हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसानों का सम्मान करते हैं। और मैं भी स्वयं किसानों से जुड़ा हुआ हूं, मैं भी किसान परिवार से ही आता हूं। और हमारे बहुत सारे जो किसान रहे हैं, जैसे टिकैत साहब वगैरह थे, सब सारे लोग हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते थे और उनका स्नेह भी हमको बहुत प्राप्त था। राजनाथ जी, आखिर में आपके नेता की बात करें तो मोदी जी की खासियत यह है कि बड़ा सपना देखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं। मेरा सवाल यह है कि कैसे, क्या करते हैं कि लोगों की विश्वसनीयता उस बड़े सपने में बने? कैसे वो विश्वसनीयता लाते हैं उस बड़े सपने में? लोग कैसे बिलीव करने लगते हैं उस बात? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है उनकी कि जो स्वप्न देखते हैं उसे साकार करने में भी वो कामयाब होते हैं। और उनके प्रति जो विश्वसनीयता बढ़ी है, वो इसलिए बढ़ी है, उनके कृति और कथन, वर्ड्स और डीड्स में अंतर नहीं होता है। भारत की राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती जो इसके पहले रही है, हमारी सरकार आने के पहले, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को, विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया है तो हम लोगों ने स्वीकार किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे स्वीकार किया है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। हमारे कृति और कथन, हमारे वर्ड्स और डीड्स में कोई अंतर नहीं होता है। यह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के चैलेंज को स्वीकार करना और उस पर विजय प्राप्त करना।
यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। राजनाथ जी, एक और पर्सनल सवाल है। आपने 25 साल की उम्र में पहला चुनाव जीता। अब आप करीब 25-26 के बीच में रहा होगा जी। अब आप 2024 में भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप कितने देर तक और देखते हैं भविष्य के बारे में, जब आप सोचते हैं कि मैं और कितनी देर तक ये सब कर सकता हूं, एक्टिव राजनीति, चुनाव लड़ना, लोगों से बात करना, आप ये सोचते हैं इस बारे में कभी? कोई जरूरत नहीं है सोचने की। जब ऊपर वाले के देखे, मैं ईश्वर के प्रति हमारी गहरी आस्था रहती है, मेरे को पूरा विश्वास रहता है और मानता हूं कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हुआ है वो हमारे कारण हुआ है, हमारी सामर्थ्य से हुआ है, ऐसा मैं कभी भी नहीं सोचता हूं। और मैं मानता हूं जो भी हमारी सीमित सोच है, परमात्मा ऐसी बुद्धि न दे कि ये सब सोचें। मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है सब ईश्वर की कृपा से हुआ है। आखिरी सवाल, आपने जब पॉलिटिक्स ज्वाइन की तब इमरजेंसी में आप जेल में भी रहे। आज जिस तरह की राजनीति हो गई है, अगर आप आज 19-20 साल के युवा होते तो क्या आप राजनीति में फिर आते या कहते कि नहीं अब ये नहीं आते और मोदी जी जिंदाबाद बोलते। राजनाथ जी, चुनाव के बीच में भी आपने हमें इतना समय दिया, बहुत बहुत सभी सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे प्रश्न किया आपने।